चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन भारत के साथ अच्छे रिश्तों के लिए काम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत ने राजनयिक तथा सैन्य स्तर पर संपर्क बरकरार रखा है और दोनों ही देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, चीन और पाकिस्तान एक दूसरे का पक्के तौर पर समर्थन जारी रखे हुए हैं और उनके बीच की हर माहौल की रणनीतिक साझेदारी जारी है और ये लौह मैत्री और मजबूत हुई है। तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद भारत के संदर्भ में चीनी विदेश मंत्री का यह बयान काफी मायने रखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन पर पूरी तरह यकीन किया जा सकता है। हाल की जो घटनाएं हमने देखी हैं सीमा पर, जो तनाव की वजहें बनी हैं जो दोनों देशों के बीच, उसके बाद ये बयान आना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यही है कि चीन की जिस तरह के बर्ताव रहे हैं, जिस तरह की उनकी क्रियाएं रही हैं, उससे कितना उनके इस बयान पर यकीन यहाँ पर किया जाना चाहिए। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सीमा पर जो हालात हैं चीन के बीच वो भी आप बताइए, और दूसरा ये भी थोड़ा समझाइए कि चीन ऐसा क्या कर रहा है जिससे लगे कि रिश्ते बेहतर होने की तरफ वो काम कर रहा है। देखिए, चीन की जहां तक बात कर रहे हैं तो बयानबाजी कुछ और होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हालात देखें तो कुछ और होता है। कम से कम 2.5-3 साल से जिस तरह से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है। हालांकि 17वें दौर की बातचीत हो गई है कोर कमांडर लेवल पर। दोनों देशों की सेनाएं कुछ पीछे जरूर हटी है, चाहे गलवान की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें या फिर दूसरे इलाकों की बात करें, लेकिन अभी भी गतिरोध बना हुआ है। जिस तरह से भारत की जो मांग है कि अप्रैल 2020 के पहले वाली स्थिति में जहां चीनी सैनिक थे वहां तक चले जाएं। भारतीय सैनिक पेंगोंग त्सो लेक में जहां तक पेट्रोलिंग करने के लिए पहले जाया करते थे, यानी फिंगर 8 तक जाया करते थे, वहां अब नहीं जा पा रहे हैं। इसी तरह भारतीय सैनिक की अगर बात करें तो देप्सांग का इलाका है, डेमचौक का इलाका है, खासतौर से देप्सांग के इलाके की बात करें तो पेट्रोलिंग के लिए आगे बढ़ने के चीनी सैनिक ने रोक लगा रखी है, वहां नहीं जा सकते। तो दोनों के बीच में गतिरोध अभी भी बना हुआ है। और उसके बाद जब पूर्वी लद्दाख को लेकर बातचीत हो रही है, एक संबंध सुधारने की कोशिश हो रही है, तो चीन की ओर से जिस तरह से कोशिश की गई 9 दिसंबर को तवांग में, और उसको लेकर आपको ध्यान देना चाहिए, विदेश मंत्री का बयान आता है कि चीन की ओर से जो यथास्थिति यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो यथास्थिति बदलने की कोशिश की गई, उसे किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साफ तौर पर चीन को एक सख्त संदेश दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि भारत के साथ आपके संबंध बेहतर हो, रिश्ते मजबूत हो, सीमा पर एक जो संबंध जो होता है एक विश्वास का माहौल कायम हो, तो इसके लिए जरूरी यह है कि आप यथास्थिति को बदलने की कोशिश ना करें। और शायद इसी बयान के दबाव का नतीजा है कि विदेश मंत्री का बयान आया कि हम द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चीन की बात अपनी जगह है, लेकिन जहां तक सीमा की जहां तक बात है, भारत ने अपनी तैयारियों में कोई ढील नहीं दे रखी है। जी, तो यही वजह है राजीव यहाँ पर कि चीन के रुख में ये बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है कि जिस तरह का दबाव बनाने की वो कोशिश कर रहे थे उसमें वो कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपका अगर आपको याद होगा तो पहली बार भारतीय सेना की ओर से, सरकार की ओर से यह दिखाया गया कि कम से कम चीन के बॉर्डर पर जो हमारे जो सैनिक जा रहे हैं, हमारे जो हथियार जा रहे हैं, चाहे तोप की बात करें या हेलीकॉप्टर की बात करें या दूसरे संसाधन की बात करें, तो सरकार खुल के अपनी बात रख रही है। ये इवन तवांग की बात करें, तवांग के मामले में खुल के इवन वीडियो के जरिए दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से वेपन सिस्टम वहां पर तैनात किए जा रहे हैं। M777 जो हल्के लड़ाकू तोप है जो अमेरिका से लिया गया है, चीन के बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है। चीनी हेलीकॉप्टर को तैनात किया जा रहा है। और तवांग में जैसे ही चीन की ओर से हरकत होती है, वहां केवल जमीनी सैनिक ही नहीं बल्कि चीनी सैनिक का मुकाबला करते हैं, उनको पीछे जाने पर मजबूर करते हैं, बल्कि वहां एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग भी होती है। यानी जो हमारे रफाल, तेजस जैसे जो फाइटर हैं वहां फ्लाई करते हैं और चीन को एक तरह के मैसेज, संकेत देने की कोशिश करते हैं कि आप जो है वायु सीमा का उल्लंघन नहीं कीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा। ऐसी ही कोशिश आपको पूर्वी लद्दाख में भी देखने को मिलेगी। जी, शुक्रिया राजीव आपका इस सब जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि जाहिर है जो चीन की हाल के वक्त में हरकतें रही हैं सीमा पर, उसका
जवाब उनको दिया जा रहा है मुकम्मल, और इस वजह से ही आप कह सकते हैं कि ये जो बदलाव रुख में यहाँ पर दिख रहा है ये उसकी वजह हो सकती है। इस पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और प्रोफेसर आसिफ रमीज़ हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं। यहाँ पर मेजर जनरल पीके सहगल साहब, आपके पास में आना चाहूँगा। हम यहाँ पर ये बयान जो चीन की तरफ से अब आया है इस पर सबसे पहले बात करते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये कथनी और करनी का अंतर नहीं है? मेरे मुताबिक चीन का जो रुख में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। चीन कहता कुछ है, करता कुछ है। हम चाहते हैं कि ग्राउंड पर वो अपनी हरकतों को बंद करे, अपनी पोजीशंस को वापस ले जाए टू 2020 जहां पर था। दीपसांग में 1 इंच नहीं पीछे हटा, दमचौक में 1 इंच पीछे नहीं हटा। जो स्ट्रेटेजिक जगह है उसके पकड़ी हुई है। यांगसे जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स है उसके ऊपर कब्जा करना चाहता था। अगर वो सफल हो जाता तो पूरे तवांग वैली को डोमिनेट करता और हमारे जो डिफेंसेस है उनको बाईपास कर सकता था। ये तो उसकी बड़ी सोची समझी साजिश थी, जिसको क्लियरेंस मिली होगी द हाईएस्ट लेवल पर, क्योंकि ये इससे हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात जो है बहुत नीचे गिर चुके हैं। और साथ ही साथ अमेरिका के साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन और इम्प्रूव कर रहे हैं। क्वाड में हमारी इन्फ्लुएंस बढ़ रही है। G20 की प्रेसिडेंसी में हिंदुस्तान की छवि आसमान को छुएगी। ये सारी चीजों को निगाह में रखते हुए चीन इस माफी की बयानबाजी कर रहा है, लेकिन हम उसको किसी प्रकार से ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर हम थोड़ा सा भी अपने ढील दी अपनी सतर्कता में तो चीन उसका नाजायज फायदा उठाएगा और हिंदुस्तान के ऊपर की जमीन के ऊपर इस्लामी स्लाइसिंग के माध्यम से कुछ ना कुछ एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। 1962 से लेकर अभी तक उसकी जबरदस्त कोशिश रही है कि जितने भी स्ट्रेटेजिक हाइट्स है, जैसे कि यांगसे था, और जितने भी बॉर्डर पासेस है और जितने भी ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर कब्जा कर ले, इससे पहले कि किसी प्रकार से कोई बॉर्डर रेजोल्यूशन हो। और अगर इसके ऊपर कब्जा वो कर लेता है तो हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए उसकी मर्जी पर रहेगा, क्योंकि सारे डोमिनेटिंग हिस्से उसके पास हो गए। इस समय पूरे बॉर्डर के अंदर 80% डोमिनेटिंग हाइट्स हिंदुस्तान के पास में है, और हम बड़ी पैमाने पर चीन को एम्बेरस कर सकते हैं। हम वातावरण से वाकिफ हैं। हमारे सोल्जर्स जो है उनका मोरल, मोटिवेशन, लीडरशिप ट्रेनिंग चीन से बहुत बेहतर है। द कॉज फॉर विच वी आर फाइटिंग इज फार सुपीरियर। हम अपने देश की एकता, अखंडता और आबरू के लिए लड़ रहे हैं। चीन गैर कानूनी ढंग से हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहता है। उसके सोल्जर्स का मोरल और मोटिवेशन बिल्कुल उसी माफिक है जैसे रशियन का वर्सेस यूक्रेन, और वो हर हालत में हिंदुस्तान के सामने नहीं टिक पड़ेंगे। गलवान को उससे समझ गए, तवांग के बाद समझ गए, और मजबूरन उनको इस माफी का बयानबाजी करनी पड़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने एक फोरम में नहीं अनेकों फोरम में साफ तौर पे चीन को कह दिया है कि अगर आप चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इंप्रूव करने के लिए तो आपको पहले तो 2020 की पोजीशन से वापस जाना पड़ेगा, फिर आपको डिसएंगेजमेंट करनी पड़ेगी। लेट्स टेक आवर ट्रूप्स बैक टू द पीस स्टेशंस। वो 50,000 किलोमीटर, 50 से 60,000 ट्रूप्स को रखा हुआ है कि थर्ड विंटर्स में बड़े पैमाने पर अपने एयर बेसिस को एक्सटेंड कर रहे हैं, नए एयर बेसिस बना रहे हैं, नए हेलीड्रोम बना रहे हैं, रॉकेट आर्टिलरी ले आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट ले आए हैं, बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड बंकर खोद रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर सहगल साहब। इस पर मैं और आपसे विस्तार से बात करूंगा कि आखिर फिर क्या मकसद है चीन का। अगर इस तरह की चीजें लगातार चल रही हैं, दबाव बनाने की कोशिश भी एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम रिश्ते अच्छे चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रोफेसर आसिफ मैं आपके पास आना चाहूंगा। चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्तों के लिए काम करना चाहते हैं, साथ ही पाकिस्तान की भी तारीफ वो कर रहे हैं। ताबिश, आप जो कह रहे हैं ये होता क्या है, जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं या डायलॉग्स की बात करते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस में जब आप इससे करते हैं तो इसको आप ऐसे समझें कि कहने की बात एक अलग होती है, करने की अलग बात होती है। चीन की जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है वो बड़ा मुश्किल होता है कहना, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की तारीफ और ऑल वेदर फ्रेंड के बारे में सब जानते हैं। वैसे में जो अभी चीन के अंदर के जो हालात बने हुए, आपने देखा होगा कि 1949 से अभी तक की भी हिस्ट्री आप देखें तो इस तरह से कोई विद्रोह या प्रोटेस्ट नहीं हुआ था वहां पे, वो हमने देखा कुछ दिनों पहले। फिर हमने देखा कि बीच में कैसे आप ताइवान का इशू शुरू हुआ, और कोरोना, जब कोरोना कई साल पहले शुरुआत हुई थी तो चीन की काफी ज्यादा लोगों ने किरकिरी हुई चीन की। अब दोबारा से जो ये इंटरनल जो फोर्सेस हैं, इंटरनल हालात जो बिगड़ रहे हैं,
तो पड़ोसियों को उलझा के रखने वाली जो एक पॉलिसी होती है वो एक स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं, स्ट्रेटेजीज होती है, जिसको आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखना। यकीन करने की बात नहीं है इस तो आपको लग रहा है कि कोरोना को लेकर जो स्थिति वहां पर बन रही है उसे ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के बयान जो है चीन की तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं? आबिश, सिर्फ कोरोना की स्थिति नहीं, इसके पहले भी कुछ स्थिति वहां बिगड़ी थी। कोरोना ने तो अभी खैर आपने जीरो कोविड पॉलिसी लाई और अभी तो तमाम चीजें जो वहां दिख रही है कोरोना के हवाले से तो बहुत ही खराब रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसके अलावा आप देखें कि ताइवान पे बीच में अभी 2022 के अगस्त में ही नैन्सी पेलोसी वहां गई थी। अमेरिका के इंडिया चाइना के हालात आप देखिए, आप इंडो पैसिफिक की सिचुएशन देखिए, समुद्री हालात देखिए, एक्सपेंशन करने की कोशिश, और इन तमाम हालात में आप देखें अगर आप पड़ोसियों को सीधा आप वॉर करें, आप देखिए अभी तवांग में क्या हुआ। ठीक है, डिसएंगेजमेंट हो गया, हमने लास्ट डिबेट में ही बात करी थी, और उसके बाद तमाम चीजें जो है अभी दोबारा वैसी दिखी नहीं। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि चीन के पास भी अभी ये एक चारा डालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप दोस्ती का या ट्रेड का बिजनेस का मामला लेके आप आगे बढ़े। खुल के वॉर होना, जो लोग कहते हैं कुछ एक्सपर्ट्स के वॉर हो सकता है, कुछ कहते हैं कि अटैक हो जाएगा इवन ताइवान पे या अभी तवांग पे हुआ, अरुणाचल की आप बात करें, चीन खुद भी उलझा हुआ। आप साउथ चाइना सी की बात करें या नॉर्थ चाइना सी जापान की बात करें, आप किसी भी तरह से देखें तो उस सिचुएशन में खुल के डिप्लोमेसी में ये कहना कि हम इंडिया के साथ कोई ऐसा वॉर फेयर वाली सिचुएशन आ जाए वो नहीं दिखेगी। और आप जानते हैं कि समुद्री हालात, समुद्र पे वर्चस्व रहना बहुत जरूरी होता है किसी को भी कहीं रूल करने के लिए। यहाँ पे चीजें जो है इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना, नॉर्थ चाइना, ही ना कहें प्रोफेसर आसिफ, लेकिन जो उनकी कदम है, जिस तरह का बर्ताव है चीन का, वो तो जाहिर है एक तरह की दबाव की सियासत ही है यहाँ पर। सहगल साहब, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगा। हम चीन के साथ व्यापारिक रूप से भी अच्छे रिश्ते साझा करते हैं, व्यापार होता है कई अच्छा खासा चीन और हमारे बीच। उसके बाद इस तरह की चीन की हरकतों के पीछे आप क्या वजह देखते हैं जो लगातार हम देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि चीन जो है एक विस्तारवादी देश है। उसकी हर समय कोशिश होती है कि दूसरे देशों की जमीन को पकड़ ले, उनकी फिशरीज उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बार बार आए, उनकी फिशरीज को एक्सप्लॉइट करे, फिर उनके मिनरल्स को एक्सप्लोर करे, उनके आइलैंड को पकड़े, उनकी जमीन को पकड़े। अगर आप देखो कश्मीर, चीन के जितने भी नेबर्स हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वियतनाम हो, ताइवान हो, फिलीपींस हो, ब्रुनाई हो, इंडोनेशिया हो, किसी के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इस समय चीन की जो अंदरूनी हालात है काफी से ज्यादा बदतर हो गए हैं। पहली बार है कई सालों के बाद में कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जी पेंग के लीडरशिप के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। पिछले 50 साल में जो $17 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसका स्लोएस्ट ग्रोथ हो रहा है। उनकी जीडीपी गिर रही है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग परेशान है। पिछले 6 दिन में उनके 1 मिलियन पर डे लोग प्रभावित हो रहे हैं कोरोना से, लेकिन चीन कह रहा है कि एक भी डेथ नहीं हुई पिछले 6 दिनों में। हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड है, क्रेमाटोरियम में जगह नहीं है, 10-10 दिन के लिए बॉडीज को प्रिजर्व किया जा रहा है क्रेमाटोरियम के में टाइम लेने के लिए। ये लोगों से छुपाई नहीं जाती। इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीन जो है हर हालत में कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा। 2023 में या जापान के खिलाफ या ताइवान के खिलाफ या हिंदुस्तान के खिलाफ। अगर जापान या ताइवान के खिलाफ कोई भी कोशिश साजिश करता है तो अमेरिकन इंटरवेंशन तो निश्चित है, और साथ में अमेरिकन एलाइज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसको लगता है कि हिंदुस्तान जो है सॉफ्टेस्ट टारगेट है, लेकिन वो भूल रहा है कि आज का हिंदुस्तान जो है 62 का हिंदुस्तान नहीं है। 80% एरियाज में हम डोमिनेटिंग है। कुछ साल पहले हमारा कंप्लीटली डिफेंसिव पोस्चर था, हमारे पास रिपोर्ट कैपेबिलिटी थी नहीं। लेकिन अगर आपको याद होगा तो पिछले 3-4 सालों में हमने 2 स्ट्राइक कोर खड़े कर दिए। एक 17 स्ट्राइक कोर ईस्टर्न थिएटर के लिए, अरुणाचल के लिए और सिक्किम एरिया के लिए, और 1 कोर जो मथुरा वाला था उसको भी स्ट्राइक कोर को लद्दाख में और सेंट्रल सेक्टर के लिए लगा दिया है। हमारे पास अभी क्षमता आ गई है कि हम चीन के अंदर घुस सकते हैं और बड़े पैमाने पर उसकी जमीन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं जी। और चीन जितनी मर्जी कोशिश कर ले हमको डिसलॉज नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। प्रोफेसर आसिफ, बहुत संक्षिप्त में आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा, इसके बाद कुछ आप बदलता हुआ देख रहे हैं इस बयान के बाद? इस बयान के बाद मैं यही बदलता हुआ देख रहा हूं कि जो अभी हमारे बॉर्डर पे अरुणाचल में
और जब आप तवांग की तरफ आपने देखा झड़पें हुई, इससे अंदाजा ये लगा कि चाइना को भी इस चीज का अंदाजा हो गया है कि हिंदुस्तान, और वो है हम पहले से, कि हमारी पूरी तैयारी है, हम किसी भी तरीके से कोई भी स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करेगा, उसको तगड़ा जवाब देने की वो रखते हैं सलाहियत। तो वैसे सिचुएशन में आप जब डायलॉग्स की बात करेंगे या आप डिप्लोमेसी की बात करेंगे, वो इशारा उसी तरफ होता है। लेकिन ये कहीं न कहीं दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी जो होती है उसको नहीं भूलना चाहिए, और कहीं न कहीं ये उन तमाम चीजों की तरफ भी इशारा करता है कि अभी सहगल साहब भी कह रहे थे, मैंने भी जिक्र किया कि आंतरिक हालात की तरफ से भटकाने के लिए आपको 2-4 जगहों पे अपने आप को एंगेज करना होगा, नहीं तो अभी सारी दुनिया कोरोना को लेके इतना परेशान हुई। अगर दोबारा ऐसा कुछ शुरू हो जाता है तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उसका प्रेशर नहीं बनेगा, ऐसा नहीं लगता। इसलिए इस तरह की चीजों की शुरुआत हो सकती है, और मुझे लगता है कि अगर आप डायलॉग करते हैं, ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं तो होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें भी इंडिया की पॉलिसी है कि हम तो एक रीजनल पीस और सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। अगर कोई डायलॉग करता है तो हम डायलॉग करेंगे, कोई अगर हमें आग दिखाने की कोशिश करता है तो हम जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। तो इसमें ये इसी चीज को ऐसे समझिए कि भाई ताबिश भाई, अगर कोई अच्छी शुरुआत कोई हो रही है या होती है तो इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, और नहीं तो हम पूरी तरह से सक्षम है कि हम किस तरीके से चीजों तो अगर को सिर्फ बात कहने के लिए बयान तक सीमित रह जाती है तो अलग बात है, लेकिन अगर चीन का जो बर्ताव है, जिस तरह सीमा पर दबाव की सियासत एक तरह से होती रही चीन की तरफ से, उसमें कोई फर्क आता है, तब ये देखना होगा कि कितना इस रुख पर, जो बदला रुख है चीन का, उस पर यकीन यहाँ पर किया जाना चाहिए, किया जाता है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों खास मेहमानों का।